हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि क्या क्या कल्चरल चेंजेस आए, कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो गई, विलेजेस कैसे चेंज हुए, सिटीज कैसे बने, ये सब। तो इस चैप्टर्स में हम क्या देखेंगे? ट्रेडर, किंग और पिलग्रिम्स यानी कि पूजा स्थल के बारे में। ठीक है, तो और आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ोगे, भक्ति मूवमेंट, चाइना के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है, अपने लोग क्या करते हैं, सारे चैप्टर को पूरा पूरा 30 से 35 मिनट में खत्म कर देते हैं। फुल रिवीजन आपके 6th क्लास के पर्सपेक्टिव से। फालतू अपन लोग ज्यादा ज्ञान नहीं लेते क्योंकि हमें बेसिक समझना है। ठीक है, अभी आप 6th क्लास में, आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले चैप्टर करते हैं शुरू। तो जगनी से एक कहानी है छोटी सी, जो कि आपके हर चैप्टर में होती है, उसको पढ़ लेते हैं। उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ठीक है, चैप्टर का बेस क्या है। तो Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. अब देखो, जगिनी एक लड़की है जो गांव में रहती है। ठीक है, उसके गांव में मेला लगता है जब भी, तो वो बड़ी खुशी खुशी उसका इंतजार करती है और देखती है कि जब वो वहां मेले में जाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो जो वहाँ के पॉट्स हैं, ये जो भी सामान है, उन सबको छू छू के देखना। वहाँ पे क्लोथ्स होते हैं जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन होती है। ठीक है, जो कि सारा सामान कहाँ से आता है? शहर से आता है। The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. वहाँ के सारे लोग क्या है, जो अपने चद्दर पे अपना सारा सामान बिछा के रखते हैं, वो सुबह सुबह आते हैं और शाम को अपने ट्रक बस से चले जाते हैं। Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. तो वो बड़ी इस बात पे कंफ्यूज थी कि यार ये लोग जो हमेशा इधर उधर क्यों ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह क्यों नहीं रुकते। तो उसकी मम्मी ने बताया कि क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है, ट्रेडर्स हैं। और ट्रेडर्स का काम क्या होता है? किसी चीज को कहीं से खरीदना, मतलब जहां वो बनती है, और उसके बाद उसे कहीं और जाके बेचना। यही तो काम होता है ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर को शुरू कर देते हैं प्रॉपरली। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो कैसे पता लगाएं, चलो पढ़ते हैं। यू रीड अबाउट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यस। You read about the northern black polished ware in chapter 8. हमने चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था कि नॉर्थ में आपका ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि ये क्या था, एक तरीके का आपकी पॉटरी का डिजाइन था, जो कि दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। तो ये जो इस डिजाइन की पॉटरी है, इसके जो डिजाइन के बाउल्स यानी कटोरियां, प्लेट, ये हमें पूरे सबकॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन रीजन, जो पूरा एशियन रीजन है ना, वहां पे कई जगह इसके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, ये जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के आसपास दूर दूर भी मिले हैं, तो ये सब वहां तक कैसे पहुंचे होंगे? Traders may have carried them from place to place where they were made to sell them at other places. अब बनते तो ये हमारे नॉर्थ में थे, जो कि हमने, इनका नाम था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो उसके बाद ये इतनी दूर दूर कैसे मिले? तो सिंपल सी बात है, क्या होता होगा, जो ट्रेडर्स थे वो इन्हें यहाँ से खरीद के और दूर दूर ले जाके बेचते होंगे जहां पे ये नहीं बनता। इससे क्या होता है, उनको बिजनेस, उनका प्रॉफिट होता है। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, प्रेशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया में ये सब चीजें फेमस थी, ये आपने पढ़ा था। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। अब जो पेपर होता है आपका, एक तरह से काली मिर्च की तरह होती है। ठीक है, वो आपका रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा क्या वैल्यू, यानी उसको बहुत यूज किया जाता है। सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। और उसकी इतनी ज्यादा इज्जत थी कि वहां पे उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। तो इंडिया के जो ट्रेडर थे, जहां पे इंडिया में खूब उगाया जाता था, तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, शिप से, सी के थ्रू इसे रोम ले जाते थे, या फिर लैंड के थ्रू कैरावैंस में। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन्स गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोम के साथ हमारा जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के साउथ में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं अब भी, जिसका मतलब काफी ज्यादा बिजनेस हुआ होगा। और एक पोएम है ट्रेड के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका अभी रिसेंटली एग्जाम है आसपास, तभी तुम पढ़ने आए हो, मैं जानता हूं तुमको। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत से सी रूट्स, अब देखो आपके जो मैप होता है आपका अर्थ, ठीक है, जो
उसमें एक इंडिया है और अमेरिका है, तो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, या तो प्लेन से जाओ, प्लेन पहले तो थे नहीं, तो यूजुअली क्या थे, सी रूट्स होते थे, यानी कि शिप से जाते थे। तो शिप का भी एक प्रॉपर रास्ता है, मतलब एक प्रॉपर रास्ता तो होगा कि ठीक है यहाँ से होते हुए इतने माइल से चलो, तो एक रूट, तो उसे कहते हैं आपका सी रूट, यानी कि सी का रास्ता। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। अब कुछ लोग तो कोस्ट फॉलो करते थे, यानी कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, अब किसी को यहाँ से कन्याकुमारी से उसको गुजरात की साइड जाना है, तो वो उसे पता था कि बस मैं कोस्ट को फॉलो करता जाऊंगा और मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने रास्ते बनाए अपने कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। There were others across the Arabian Sea, Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. अब आपकी क्या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये दो है ना, इनका लोगों ने बहुत फायदा उठाया, इनमें सी रूट्स ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे मानसून विंड होती थी तो पानी काफी तेज हवाएं बहुत तेज चलती थी, जिसकी वजह से लोगों ने क्या फायदा उठाया ट्रेडर्स ने, और वो उसी सीजन में जाते थे ताकि उनकी जो शिप थी वो हवा की वजह से काफी तेज चलती थी और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती थी। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून विंड। जैसा मैंने आपको बताया, जब उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पहुंचना होता था जो कि ऐसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हमेशा वो उसी सीजन में निकलते थे जब वो हवा चलती हो, ताकि वो उस डायरेक्शन में बहुत जल्दी पहुंच जाए। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और उसके साथ साथ स्टर्डी यानी कि बहुत ही मजबूत शिप बिल्ड होनी चाहिए थी, तभी वो इतनी हवा को झेल पाएंगी और इतने लंबे टाइम तक टिक पाएंगी। बात करते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, नए नए किंगडम्स बने। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो इंडिया है उसका जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब वो उसमें बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब ये पूरा जो एरिया इतना ये सब में क्या है, कोस्ट है, मतलब सी है इसके आसपास। एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, ये सब उसमें है। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। आपके साउथ में जो भी रिवर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी ज्यादा है, जो कावेरी के आसपास का एरिया है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। जो भी राजा महाराजा इस एरिया को कंट्रोल करते थे, वो सब इस फर्टाइल लैंड की वजह से क्या बन गए, रिच और पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता था, लोग टैक्स ज्यादा देते थे, जिसकी वजह से राजा आपके पावरफुल हो जाते थे। संगम पोएम्स मेंशन इन द मूवेदार। अब देखो, संगम पोएम्स के बारे में हमने पढ़ा था। मूवेदार क्या है, ये मेंशन इन द मूवेदार बुक। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the head of 3 ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas, who became powerful in the South India in 2300 years ago। तो किसके बारे में लिखा है, 3 चीफ्स के बारे में, जो कि कौन कौन सी अलग अलग थे, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। ये क्या थे, ये 3 रूलिंग फैमिली, एक तरह से आप समझते हो 3 डायनेस्टी थी। डायनेस्टी यानी कि किंगडम, जब एक के बाद एक राजा बनते हैं ना, एक का बेटा राजा, एक उसका बेटा राजा, हमने पढ़ा था, तो वो डायनेस्टी। तो इस तरह से चोलास थे, चेराज थे, पांड्याज थे, ये साउथ में काफी पावरफुल थे, ठीक है। 2300 साल के टाइम पे, मतलब आज से 2300 साल पहले, उस टाइम की बात चल रही है। इसको बीच में ले लेते हैं, ओके। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। अब हर चीफ के पास 2 सेंटर थे, 1 इनलैंड एंड 1 ऑफ द कोस्ट। तो एक जैसे ये आपका, एक तो कोस्ट पे पावर होती थी और एक इनलैंड होती थी, ठीक है। ऑफ दीज 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार और कावेरीपट्टिनम। तो देखो 6, यानी कि 3 के पास 2 थे, तो कितने हो गए, 6 cities हो गए। तो इन 6 में से 2 काफी पावरफुल थे, जो कि कौन सा था, पुहार और कावेरीपट्टनम। द पोर्ट ऑफ चोलास एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्या। तो पहला था पुहार, जो कि क्या था, चोलास का पोर्ट था, यानी कि पोर्ट जो एकदम बाहर का कोस्ट लाइन पे एरिया होता है। और दूसरा था कावेरीपट्टनम, जो कि क्या था, कैपिटल ऑफ पांड्यास, यानी कि इनलैंड कैपिटल ऑफ पांड्यास का। The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from people. अब सिंपल सी बात है, ये तब की बात है जब आपका प्रॉपर टैक्सेशन शुरू नहीं हुआ था, और वहां के राजा जो थे ना, यानी कि जो चीफ थे, वो ऐसे थे कि वो लोगों से अपने टैक्स नहीं लेते थे, मतलब उनको परेशान नहीं करते थे। वो सिंपल सी बात है, लोग से क्या, बस अपना जो दान रखते थे, कि जो लोग दान करते हैं उसी से वो अपनी जिंदगी चलाते थे। They also went on military expedition। और हाँ, ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं वो टैक्स नहीं देते तो वो अमीर नहीं थे। उस समय के लोग बहुत दान करते थे और वो राजा महाराजा काफी रिच हुआ करते थे। They also went on military expedition and collected tribute from neighboring areas। हाँ, इसके साथ साथ वो अपने आसपास वाले एरियाज पर अटैक करते थे, वहां से सोना वगैरह लूट के वापस आ जाते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporter, including members of their family। कुछ वो अपने पास रखते थे और कुछ अपनी सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स को बांट दिया करते थे, सोल्जर्स को, बाकी पोएट्स वगैरह सबको।
Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephant chariots and fine clothes. अब जो संगम है आपकी, संगम में आपके बहुत से राइटर्स की पोएम लिखी हुई हैं, तो उनमें से कुछ पोएम ऐसी लिखी हुई हैं जो राइटर्स खुश हो जाते थे जब राजा उनको अलग अलग गिफ्ट देते थे. कैसे कैसे गिफ्ट देते थे? प्रीशियस स्टोन्स देते थे, हॉर्सेज, एलिफेंट, कुछ भी जो भी उनको गिफ्ट मिलता था, अच्छे कपड़े, तो उसको उस बारे में खुश होके वो राजा के लिए पोएम वगैरह लिखते रहते थे. Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas, कौन सी? सतवाहना डायनेस्टी, जो कि काफ़ी पावरफुल बन गई इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में आपके सतवाहनास काफ़ी पावरफुल होने लगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी. कौन था वहाँ का? ये आपके वेस्ट में एक डायनेस्टी बन रही थी उस समय, जो कि सतवाहना डायनेस्टी थी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother. तो उसकी जो मदर थी उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखा है. इंस्क्रिप्शन आपको पता है, जो कि इंस्क्राइब करवाए जाते हैं पत्थरों वगैरह पे, तो उससे हमें गौतमी पुत्र के बारे में पता चलता है. गौतमी बालाश्री, जो उसकी मम्मी का नाम था. He and other Satavahana rulers were known as lords of दक्षिणापथ. क्या था? दक्षिणापथ. इस एरिया के, ये जो जगह थी, इसके वो लॉर्ड्स माने. लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर एंटायर साउदर्न रीजन. ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न कोस्ट. तो वो वहाँ का लॉर्ड अपने आप को उस समय माने जाते थे, और जिसका मतलब लिटरली इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वो रास्ता जो कि साउथ की तरफ जाता है, जिसका विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर एंटायर साउदर्न रीजन. और ये जो नाम था आपका दक्षिणापथ, ये आपके पूरे साउथर्न रीजन के लिए भी लिया जाता था. अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो क्या है? सिल्क रूट. अब इसमें से आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ध्यान अपना स्क्रीन पर. द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज. सॉरी, कभी आपने सिल्क की साड़ी देखी अपनी मम्मी की? कितना ज्यादा सॉफ्ट, इतना स्मूथ और चमकदार. मतलब सिल्क एक सबसे महंगा, सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है, ये तो आप मानते होंगे. तो ये चीज़ तो आज से तो है नहीं, सिल्क बहुत सालों से. तो सिल्क को हमेशा से काफ़ी वैल्यूएबल माना गया है. मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिल्क बनाना एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. वो छोटे छोटे आपके सिल्क वॉर्म से बनता है. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स. रॉ सिल्क आपके कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है? कुकून्स, यानी कि जो छोटे छोटे कुकून होते हैं सिल्क वॉर्म के. स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ. उसके बाद उससे थ्रेड बनाना पड़ता है और फिर वो उससे क्लॉथ बनता है. टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपकी जो सिल्क बनाने की टेक्निक थी वो चाइना में क्या हुई थी? आपकी चाइना में इन्वेंट हुई थी लगभग 7000 साल पहले. सोच रहे हो, सबसे पुरानी बात तो यही हो गई. 7000 साल पहले उन लोगों ने क्या सिल्क वॉर्म से आपका सिल्क बनाना सीख लिया था. While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, but कई हजार सालों तक इसे एक सीक्रेट रखा गया चाइनीज लोगों के द्वारा. उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि इसे कैसे बनाते हैं. Some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. अब बहुत से लोग चाइना से कोई पैदल जाता था, कोई हॉर्स पे बैठ के या कैमल्स पे या कैसे भी जाते थे, वो सिल्क अपने साथ ले जाते थे. The path they followed came to be known as Silk Route. और वो लोग जो सिल्क लेके चाइना से अलग अलग देशों में गए, उसे क्या कहा गया? उस रास्ते को क्या कहा गया? सिल्क रूट. क्लियर? अब आपको सिल्क रूट अच्छे समझ में आ गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. यानी कि कई बार ऐसा होता था, जो चाइनीज रूलर्स थे उस सिल्क को गिफ्ट में भेज देते थे ईरान के या वेस्ट एशिया के रूलर्स के पास, जिससे वो जो नॉलेज थी सिल्क की, यार कि सिल्क एक ऐसा कपड़ा है, वो आगे फैलती चली गई. अबाउट 2000 साल पहले वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स द रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम. अब धीरे धीरे ये चीज़ फेमस हो गई, आपका सिल्क का यूज़ बनाना लोग सीख भी गए बनाना. तो लगभग 2000 साल पहले ये एक फैशन बन गया कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, राजा महाराज होते हैं रोम में, वो सब क्या पहनते थे? सिल्क पहनने लग गए. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था. एज इट हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम चाइना. और हाँ, अभी तक चाइनीज लोगों ने किसी को भी नहीं बताई थी, तो ये पूरा चाइना से लेके आना पड़ता था. अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट. अब चाइना जाना इतना कोई मजाक तो है नहीं भाई. रास्ते में आपके पहाड़ थे, रोड थे खतरनाक, और बड़े बड़े डेजर्ट्स थे, तो उन सबसे पार होके तब जाके आपको सिल्क लाना पड़ता था, तो वो बहुत महंगा पड़ता था.
बट स्टिल राजा महाराजा लोग पहनते थे क्योंकि भाई वो तो अमीर थे। People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through। अब जैसे जैसे वो रास्ता, जो भी रास्ता चाइना जाता था जिससे सिल्क लेके आते थे, वो रास्ते फेमस होने लग गए, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी क्या करे, रास्ते पर टोल टैक्स बना दिए लोकल, यानी कि भाई अगर यहाँ से आगे जाना है, ये हमारी ज़मीन है, तो हमें भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे भी लोग कमाने लग गए। विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। आपको पेज नंबर 76 पे चलो देख लेते हैं। अरे यार 76 तो बहुत पीछे है, चलो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। सम किंग ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। अब वहीं के चाइना के या अलग अलग देशों के कुछ राजा लोगों ने क्या करा, कोशिश भी करी, मतलब कई बार ट्राई करा कि जितने भी सिल्क रूट्स हैं उन सबको वो खुद अपने अंडर मैनेज कर लें और अपना पूरा हक जमा ले उन पे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग देयर रूट। तो वो इसलिए क्यों करते थे, क्योंकि उनको टैक्स मिलता था, पैसे मिलते थे, गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते थे। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attack by the robber। और इसके बदले में वो लोग क्या करते थे, बस उन लोगों को मतलब बचा के रखते थे कि चोरी चकारी से या लूट डकैती ना हो, इसलिए वो ट्रेडर्स को बचा के रखते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas। वो आपके जो इंडिया के राजा डायनेस्टी थी कुशनास, इन लोग ये माने गए हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए थे सिल्क रूट को। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। इन्होंने इस एरिया पर राज किया था अराउंड 2000 ईयर्स अगो। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। इन दो जगह से ये इनके मेन सेंटर हुआ करते थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उन्हीं के किंगडम में था, तो इसका मतलब कुशन क्या था, एक बड़ी डायनेस्टी थी। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। अब उनके टाइम पे क्या हुआ, एक सिल्क रूट एक ऐसा भी बन गया जो कि कहाँ था, एक्सटेंड होता था सेंट्रल एशिया से, यानी कि आपके चाइना साइड से सीधे नीचे सी पोर्ट यानी कि माउथ ऑफ रिवर इंडस, इंडस रिवर की बिल्कुल शुरुआत में। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। जहाँ से उनका जो सिल्क था वो सीधे कहाँ ले जाया जाता था, रोमन एम्पायर ले जाया जाता था नीचे होके। द कुशनास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। These were used by traders along the Silk Route। तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, जो कुशनास थे अब वो amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins। These were used by traders along the sea route। तो इन लोगों ने क्या गोल्ड कॉइन यूज कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे, जो कि एक करेंसी की तरह यूज होने लगे थे, जो कि सिल्क रूट में काफी ज्यादा यूज होते थे एज अ टैक्स या किसी भी तरीके से वो सिल्क रूट में यूज होने लगे। अब अगला टॉपिक हमारा आता है बुद्धिज्म के, मतलब अभी हमने देखा ट्रेडर्स यानी कि बिजनेस को कैसे कैसे हम इधर से उधर लेके गए, बट आइडियाज भी तो ट्रैवल करते हैं। एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी जो सोच है वो भी तो ट्रैवल करती है उसके साथ। तो उसी तरीके से बुद्धिज्म जो हमारा धर्म है वो भी कैसे ट्रैवल करा, आइए उसके बारे में जानते हैं। द मोस्ट फेमस कुशन रूलर वॉज कनिष्क। अब कुशन डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन था, कनिष्क था, जिसने लगभग 1900 साल पहले राज किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल। वो क्या करता था, वो बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराता था, जिसमें स्कॉलर्स यानी कि बहुत पढ़े लिखे लोग डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, क्या करते थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते थे। तो ये डिस्कस करते थे, तो उसी में कौन था, एक अश्वघोष। अश्वघोष नाम का एक पोएट था जिसने क्या लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी बुद्ध की, जिसका क्या नाम था, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र क्या नाम था, बुद्ध चरित्र बायोग्राफी थी बुद्ध की। किसने लिखी थी, अश्वघोष ने, इतना याद रखना, जो कि उनकी उसकी कोर्ट में था, कुशना के कोर्ट में। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। अब इन लोगों ने किस में लिखना शुरू कर दिया, संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया, ताकि वो काफी लोगों तक, मतलब अपनी स्पेशल लैंग्वेज उन्होंने सेलेक्ट करी और संस्कृत में लिखना शुरू किया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। अब क्या हुआ, एक नए फॉर्म की बुद्धिज्म डेवलप हुई। क्या थी, आइए पढ़ते हैं। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। अब इसमें दो खास फीचर थे। अर्लियर द बुद्धास प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर्स बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। अब पहले की जो आपकी बुद्धिज्म था, उस हर बुद्धिज्म स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में बुद्ध को हमेशा बनाया जाता था। For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree। यानी कि कैसे दिखाया जाता था, जब भी पीपल ट्री बनाया जाता था, इसका मतलब ये याद दिलाया जाता था लोगों को कि इसी जगह पे पीपल ट्री के नीचे आपके बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट ली थी।
नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, बट अब क्या होने लगा, उसके बाद बुद्ध के स्टैचूज खुद बनने लग गए। जब बुद्ध जी चले गए उसके बाद उनके पूरे पूरे स्टैचूज बनने लगे। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, जिसमें से कई सारे कहाँ बने, मथुरा में, और बाकी कहाँ बने, तक्षशिला में। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन क्या, बोधिसत्वा। अब देखो पहला चेंज क्या था, कि पहला चेंज था कि बुद्ध जब तक जिंदा थे तो उनकी कोई स्कल्पचर नहीं बनाता था, ऐसी स्कल्पचर बनाए जाते थे जिससे पता चल जाए कि हाँ यार ये बुद्ध को आप हम याद कर रहे हैं। बट बुद्ध के जाने के बाद पूरे पूरे बुद्ध की स्ट्रक्चर बनाने लग गए। दूसरा चेंज क्या था, दूसरा चेंज था बिलीफ, जो कि बोधिसत्वा सोच थी, उसमें बदलाव आया। दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। अब बोधिसत्वा क्या था, ये वो लोग, उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता था जो कि लोग एनलाइटमेंट, मतलब जिन लोगों ने दुनिया की जो सच्चाई थी, जैसे कि बुद्ध हो गए, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने बहुत तपस्या की और एनलाइटमेंट ले ली। वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. क्या समझा हमने, पहला चेंज क्या था कि पीपल ट्री की जगह, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की जगह मेन बुद्ध जी बनाने लग गए। दूसरा बोधिसत्वा किन लोगों को कहते हैं, जिन लोगों को एनलाइटमेंट मिल चुकी है, जो लोग मतलब दुनिया की सच्चाई को जान चुके हैं और मतलब एक काफ़ी बहुत साल, मतलब बहुत सीनियर हो जाते हैं, तो वो ऐसे लोगों की जो पूजा वगैरह करना ये काफ़ी फेमस होने लगा। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा, बोधिसत्वा लोगों की पूजा करना काफ़ी पॉपुलर हो गया। कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, इंडिया साइड में, चाइना साइड में और कोरिया जापान में भी। तो ऐसे करके आपका जो बुद्धिज्म है वो ऐसे करके स्प्रेड होने लगा। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी ये क्या हुआ, आपके स्प्रेड हुआ। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। यहाँ पे बहुत कई सैकड़ों आपकी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनमें गड्ढे करके, छेद करके जगह बनाई गई जहाँ पे मॉन्क्स आपके रह सके। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन दैट ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। अब ये सब किन के कहने पे बनती थी, राजा रानियों के कहने पे, या फिर बड़े बड़े मर्चेंट्स या फार्मर्स ये लोग खुद बना देते थे। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट। आपकी जो वेस्टर्न घाट वाला ये वाला जो पूरा एरिया पड़ता है, इसके पास ज़्यादातर बनी हुई है। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑन द coast with cities in the Deccan ran through their passes, through these passes। अब जो रोड्स थी जो कनेक्ट करती थी प्रॉस्परस यानी कि खूब अच्छे चलते फिरते पोर्ट्स को ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन, डेक्कन एरिया में जो सिटीज थी उनसे कनेक्ट करती थी, उसी पे ये ज़्यादातर केव्स बनाई जाती थी। ट्रेडर्स, आप देखो अब उसके बाद बुद्ध जी को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने लग गए जो मैंने आपको बताया था। चलो, ट्रेडर्स हॉल्टेड इन दीज केव मोनास्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रैवल। कई बार ट्रेडर्स भी जो थे वो इन मोनास्ट्री, जैसे ये मोनास्ट्री है कितनी अच्छे से बनाई हुई है, इसमें कई बार ट्रेडर्स भी आके रुक जाते थे, ठहर जाते थे आराम करने के लिए। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका। बुद्धिज्म और भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ इवन हमारे साउथ में के श्रीलंका तक, म्यांमार तक, थाईलैंड तक और इवन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावडू बुद्धिज्म, जो पहले का बुद्धिज्म था जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, थेरावडू बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। इन एरियाज में वो पुराना वाला बुद्धिज्म ज़्यादा पॉपुलर था पहले वाले से। बात करते हैं द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड इन कारवांस एंड शिप, पिलग्रिम्स ऑफर्ड ट्रैवल्ड विद देम। पिलग्रिम्स यानी कि पूजा करने वाले लोग, जो उनके मतलब जो भगवान की एकदम वो करते हैं ना भक्ति, वो लोग, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, उनका आप पिलग्रिम्स कह सकते हो। आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। अब समझ में आ गया, जो लोग मतलब पूजा वगैरह करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स, वो भी उनके साथ ट्रैवल करते थे। द बेस्ट ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। इसमें सबसे फेमस कौन से थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, यानी कि चाइना के वो लोग जो बुद्ध जी को मतलब पूरा बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं और वो उसी की अलग अलग जगह जानते हैं, जिनमें सबसे फेमस था फाशियान। क्या नाम था, फाशियान, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। जुआन यांग, ये भी एक दूसरा बंदा था, हु केम अराउंड 1400 ईयर्स अगो। एंड आई किंग, हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन यांग। They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monastery। वो इंडिया में आते थे, क्या कहाँ कहाँ जाने, जहाँ पे बुद्ध की फेमस जगह थी, बोध गया था आपका, ये जो भी जगह थी इन सारी जगह वो जाते थे। Each of these pilgrims left an account of his journey। अब इनमें से हर पिलग्रिम जो भी इंडिया आता था
वो क्या करता था, अपने अपनी जो भी उन्होंने देखा, समझा, सीखा, वो सब लिख के जाते थे. दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनास्ट्री दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम. तो उसके साथ वो क्या लिखते थे, जो भी उनको खतरे उनको लगे, जो उनको मिले रास्ते में ट्रैवल करते समय, विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनास्ट्री दैट दे विजिटेड, जिसकी वजह से उन्हें कई साल तक लग जाते थे एक जगह घूमने में. एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम, और उसके साथ साथ उन बुक्स के बारे में भी वो लिखते थे जो कि वो अपने साथ ले जाते थे. अब हाउ फाशियन रिटर्न टू चाइना, हाउ फाशियन वापस कैसे गया था, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं. सिर्फ एक कहानी की तरह है, तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है. हम बात करते हैं जुआनयांग की, जो उसके बाद आया था. हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, उसने कौन सा रूट चुना, लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. कैरीड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्ध मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस. अपने साथ वो क्या क्या लेके गया, बुद्ध जी की बनी हुई मूर्तियां जो कि गोल्ड की, सिल्वर की और चंदन की लकड़ी की बनी थी. उसके साथ साथ 600 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो कि घोड़ों पे रख के लेके गया, 20 से ज्यादा. ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड. हुआ क्या, एक बोट थी जिसपे वो इंडस नदी पार कर रहा था, वो पलट गई, जिसकी वजह से 600 में से 50 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो है खो गई. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. उसने अपनी बाकी जिंदगी किस चीज में बिताई, अपनी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बची थी उन्हें संस्कृत में से वापस चाइनीज में ट्रांसलेट करने में, ताकि चाइना के ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ पाए. नालंदा क्या था, ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. Xuanyang and other pilgrims spent time studying in Nalanda. नालंदा आपने सुना है, नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, आज मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कभी हुआ करती थी वो. तो नालंदा एक जगह थी, ठीक है, बिहार में, जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते थे, पिलग्रिम्स आके. द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ दिस पीरियड क्या थी, नालंदा सबसे ज्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी उस समय की. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट. तो नालंदा के बारे को, नालंदा को जुआनयांग ने कैसे डिस्क्राइब करा वो समझते हैं. The teachers are men of the highest ability and talent. यहाँ के जो टीचर हैं उनके पास highest ability और talent है. They follow the teachings of Buddha in all sincerity. वो अपनी पूरी श्रद्धा से बुद्ध को मानते हैं. The rules of monastery are strict and everyone has to follow them. काफी strict rules है और सबको उन्हें मानना होता है. Discussion are held throughout the day and the old and the young naturally help one another. उसके साथ साथ डिस्कशन काफी होते रहते हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. Learned men from different cities come here to settle their doubts. बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पे आते हैं, अपने जो भी उनके अंदर इच्छा होती है या फिर उनका डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं. The gatekeeper ask new entrants difficult question. मतलब गेट में अंदर घुसने से पहले जो गेट कीपर होता है वो उनसे डिफिकल्ट सवाल पूछता है, ये जानने के लिए कि क्या ये लोग इस लायक भी हैं कि इतनी बड़े लेवल की मोनास्ट्री में आ पाए. मतलब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाता है. सोच रहे हो, they are allowed to enter only after they have been able to answer these. जब तक कोई बंदा वो सारे आंसर्स को नहीं दे देता जो गेट कीपर ने पूछे हैं, तब तक उन्हें अंदर आना अलाउड नहीं होता. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. और उसने ये भी लिखा है, हर 10 में से 7 से 8 लोग इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते. सिर्फ कौन कर पाते हैं, 2 या 3 हर 10 में से, और वही इस मोनास्ट्री में अंदर जा सकते हैं, नालंदा में. अब हम बात करते हैं भक्ति. भक्ति क्या होता है, किसी भी एक भगवान की पूजा करना, उनकी मूर्ति बना के. तो ये कैसे शुरू हुआ, अभी आपने खुद देखा था कि जो जुआनयांग था वो क्या ले गया था, अपने साथ मूर्ति ले गया था. तो वो भी क्या है, एक तरीके की भक्ति हो गई. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज. अब सेम टाइम पे जब इतना बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था, उसी के साथ साथ ये साथ में क्या हो रहा था, हिंदू धर्म में डाइटी पूजा बढ़ती जा रही थी. डाइटी यानी कि मूर्ति पूजन, विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, जो कि हिंदुइज्म का सेंट्रल फीचर काफी टाइम में बन गया और काफी इंपॉर्टेंट हो गया. दीज डाइटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा. तो आज हमारे हिंदू धर्म में शिवा, विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, इन सब की पूजा होती है. मूर्ति बना के हम उसकी पूजा करते हैं. तो उस समय ये फेमस हुआ. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. अब आज तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है भक्ति करना, बट उस समय नया नया पॉपुलर हुआ. भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी. भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है एक इंसान की डिवोशन, श्रद्धा, उसने जो भी अपनी डाइटी चूज करी, जैसे वो शिव जी की पूजा कर सकता है, वो कृष्ण जी की पूजा कर सकता है, तो वो कृष्ण भक्ति हो गई. शिव जी की पूजा करा तो शिव भक्ति हो गई. समझ में आया.
Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, men or women could follow the path of bhakti. कोई भी हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, या फिर वो कैसा भी हो, किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, irrespective of caste या वो कुछ भी हो. The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita. अब ये जो भक्ति का जो आइडिया है, मतलब ये लोगों ने कहाँ से सीखी? ये हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता मिली, जब लोगों ने उसे पढ़ा तो उन्होंने सीखा कि पूजा को आखिर किस तरीके से करा जाता है, जिसमें से उन्होंने एक नया शब्द सीखा जो कि क्या था? भक्ति. भगवत गीता क्या है? एक सेक्रेट बुक है हिंदूज की, हमारे हिंदुइज्म की एक बहुत ज़्यादा पवित्र किताब है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारत. और महाभारत का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन के मन के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं. ठीक है, गीता के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होगा, मैं जानता हूँ. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess. जो भी लोग भक्ति सिस्टम को थोड़ा मानते थे, वो ज़्यादातर क्या है, किसी एक भगवान की पूजा ज़्यादा किया करते थे, rather than the performance of elaborate sacrifice. और यज्ञ वगैरह जो पहले होते थे उसको कम करके अब वो लोग एक मूर्ति पूजन की ज़्यादा वो करने लगे. According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may have desire. ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान किसी अपने मन चाहे भगवान की पूरे श्रद्धा से पूजा करेगा तो वो जो भगवान है वो उसके सामने अपीयर होंगे जिस भी फॉर्म में वो चाहेगा. मतलब बस वो उसकी मदद करने के लिए होंगे, ऐसा माना जाता है, जैसा हम आज भी मानते हैं. हम पूजा क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें, हमें सेफ रखें, बस वही चीज़ें. सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म. उस डाइटी को आप कुछ भी मान सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग मान सकते हो, जैसे लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, लायन मान सकते हो, ट्री मान सकते हो. जैसे हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? तुलसी की पूजा होती है ना, तो तुलसी की भी पूजा करते हैं. तो इस तरीके से हम कुछ भी मान सकते हैं. वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज. अब जैसे ही आइडिया एक्सेप्ट हो गया, आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर सुंदर आपकी क्या बना दी? डाइटीज की मूर्ति. देखो एक बात बताओ, श्री कृष्ण को किसी ने देखा नहीं ना, बट फिर भी आज आप गूगल पे सर्च करो तो श्री कृष्ण के बड़े अच्छे अच्छे वॉलपेपर आते हैं. विष्णु को किसी ने नहीं देखा, हनुमान जी को किसी ने नहीं देखा, फिर भी सिर्फ इनके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़ के आर्टिस्ट ने इनकी अलग अलग ड्राइंग बना दी, जिनको आज तक मॉडिफाई किया जाता है. भक्ति के बारे में आप समझ गए कि भक्ति क्या होता है. और एक पोएम है भाई, भक्त, जो कि आप पढ़ सकते हो, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं. बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डाइटीज वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स. अब क्योंकि ये जो डाइटीज थी इनकी फोटो भी बनने लग गई तो बड़ा फेमस हो गया, तो इनके लिए स्पेशल होम बने, मतलब स्पेशल जगह जहां पे इन्हें रखा जाता था, जिनको क्या कहा गया? जिनको कहा गया टेम्पल्स, यानी कि मंदिर. फर्स्ट टाइम आपके मंदिर बने. पहले लोग क्या थे, यज्ञ वगैरह करते थे. उसके बाद क्या हुआ, भगवान जी को एक प्रॉपर मूर्ति बना के एक अच्छी जगह पे रखा गया ताकि सब लोग एक साथ आके उनकी पूजा कर सकें. और फिर उस जगह को एक क्या कहा गया? टेम्पल कहा गया. यू विल लर्न मोर अबाउट टेम्पल्स इन चैप्टर 11. अगले चैप्टर में आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे टेम्पल्स के बारे में. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में बहुत बेस्ट से बेस्ट आपकी वो बनने लगे, मंदिर बनने लगे. पोइट्री यानी कि बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी जाने लगी. स्कल्पचर यानी भगवान को जितना अच्छे से बनाने की कोशिश हो सकती है वो करने लगी. आओ हिंदू के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदू क्या मतलब होता है इसका. द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस. तो जैसे आपका इंडस जो है इससे बना आपका इंडिया, उसी तरह से हिंदू भी आपका इंडस से आया है. इट वॉज यूज बाय अरब्स एंड ईरानियंस. तो ये वर्ड सबसे पहले कब यूज किया गया था? अरब्स के और ईरानियंस के द्वारा. रेफर टू पीपल हु लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ रिवर. इसका क्या मतलब होता है? जो कि बिल्कुल इंडस का था, कि सारे वो लोग जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं. एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ. और जो लोग भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हें क्या कहा गया? हिंदू कहा गया. चलो इसी के साथ लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो कि एल्सवेयर. इस बार हम बात करेंगे 2000 साल पहले की क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी आपकी कैसे इमर्ज हुई वेस्ट एशिया में, आइए इसके बारे में जानते हैं. जीसस क्राइस्ट जो थे वो बॉर्न हुए थे क्या? बेथलेम में, विच वॉज द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि उस समय एक रोमन एम्पायर का पार्ट था. क्राइस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. क्रिस्ट ने दुनिया को क्या सिखाया? कि वो दुनिया के रखवाले हैं. He also taught people to treat others with love. क्राइस्ट ने हमें क्या सिखाया? कि दुनिया को हमेशा आप प्यार से बात करो, लोगों पे भरोसा करो, और ऐसी चीज़ें सिखाई. जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड. मतलब दुनिया के साथ आप बिल्कुल वो व्यवहार करो जो कि आप चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें.
Here are few verses from the Bible। और आपको पता है क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा होली किताब कौन सी होती है? बाइबल होती है, जिसमें क्राइस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उनकी टीचिंग्स लिखी हुई हैं। दैट कंटेन द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट ऑफ राइटियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, मतलब सारे वो लोग ब्लेस्ड हैं हु दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, यानी कि सभी वो लोग ब्लेस्ड हैं जो कि हमेशा सही काम करने के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं। फॉर दे शैल बी फिल्ड, उनका आपका जो भूख है वो मिटेगी। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। अब सारे वो लोग कौन है? ब्लेस्ड हैं जो कि मर्सी, यानी कि जिनके अंदर होता है मर्सी, यानी कि किसी पे दया करना, जैसे कहते हैं ना दया आना। फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, कि वो ऑब्टेन मर्सी करें। तो देखो ये आप वर्ड्स हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हो, ये सिर्फ बताया हुआ है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिस्ट की जो टीचिंग्स थी अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, वो ऑर्डिनरी पीपल को बहुत ज़्यादा अपील करती थी, अच्छी लगती थी। एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और धीरे धीरे ये कहाँ फैलने लगी? वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुई, अफ्रीका में, यूरोप में, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। जो सबसे पहले जो लोग क्रिश्चियनिटी को सिखाने वाले लोग थे वो कहाँ से आए थे? वेस्ट एशिया से। टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 ऑफ ईयर्स ऑफ क्राइस्ट डेथ। क्राइस्ट की डेथ के 100 साल बाद ये लोग इंडिया में लगभग इन्होंने कदम रखा था। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला, नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया, आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया में केरला में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, जिन्हें सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है, वो दुनिया की सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से एक है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया 36 मिनट में। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया। आप बताना आपको पढ़ के कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपको फील हो। लाइक डेफिनेटली कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर देना ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। चलो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।